तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें इसमें हम दिखाएंगे आपको कि कैसे डिजिटल जर्नी ये करनी है, क्या इसके बेनिफिट हैं। अगली स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इंस्टेंट न्यू पैन की जर्नी हम आपको दिखाएंगे, और जैसा कि बताया कि ये डिजिटल पैन जो पेपरलेस पैन है इसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम पेपरलेस की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि डिजिटल इंडिया, तो उसी को मद्दे नजर रखते हुए हमने क्या किया कि पूरा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस बनाया कि वो पेपरलेस बनाया। तो इस पेपरलेस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी ना तो आपको कोई फिजिकल फॉर्म लेना है और ना भी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं आपको भेजने हैं। तो ये एक बहुत ही शार्प डिजिटल शिफ्ट होता है। और क्या मेजर बेनिफिट आपको, सबसे पहले तो आपका ऑपरेशंस जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम कम आ जाती है। ना तो आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है, ना स्कैनिंग उसका करना है, ना स्टेशनरी का कॉस्ट लगता है, ना कोई प्रिंट आउट निकाल के देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, मैन पावर, ये सारी कम हो जाती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमल हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं वो है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहीं ना तो कोई डॉक्यूमेंट कोरियर नहीं करना है, तो कोरियर कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो पैन कार्ड का जो इशुएंस है, जो नंबर इशुएंस है, वो बहुत ही क्विक हो जाता है। विद इन 2 to 4 आवर्स आपके पैन जनरेट हो जाते हैं। इवन बहुत बार 10 से 15 मिनट के अंदर भी ई पैन आपके ईमेल के ऊपर चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है इस सिस्टम की, जिसके बारे में ये पेपरलेस अपना पैन बहुत महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो हमारे वीएलई बंधु बहुत सारे, मैं थोड़ा सा अनुरोध यहाँ पे एक और चीज करना चाहता हूँ। बहुत सारे वीएलई बंधुओं ने हमारे जो लिंक्स है ना वो सेव करके रखे हुए हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के। तो हमने ये जो नया लिंक दिया हुआ है सीएससी के साथ मिलके, वो अलग एक लिंक है। तो जिन्होंने भी पहले से सेव किया है तो कृपया आप ये नए वाले लिंक को यूज करें। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जैसे ही जाएंगे, वहां पे आपको राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। आप उस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा। आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इस पे आप अपना वीएलई आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन कर जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन होता है और ऑथेंटिकेट होके आप सीएससी के पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पे प्रोटीन पैन सर्विस या एनएसडीएल पैन सर्विस करके देखते हैं। तो जैसा अनिकेत जी ने बताया कि पहले हमारा जो नाम था वो एनएसडीएल ई गवर्नेंस था। तो हमने एक बहुत ही आईटी इस कंपनी के तरफ मूव किया है और सारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन करने के लिए हमने अपना एक रीब्रांडिंग किया। और हमारा जो नाम है आज के डेट में प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आप एनएसडीएल पैन सर्विस या प्रोटीन पैन सर्विस सर्च करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप नेविगेट हो जाएंगे। वहां पे आपको इस तरीके से एनएसडीएल या प्रोटीन पैन सर्विसेज आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिखता है लॉग इन टू डिजिटल सेवा पोर्टल। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड यहाँ पे समझ में आएगा। अभी आप देखेंगे तो ये नया वाला पेज है जो हमने डेवलप किया है साथ में मिलके। तो इसमें आप देखें तो आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा न्यू पैन एप्लीकेशन दिखेगा। अगर आपको नया पैन एप्लीकेशन करना है तो उसके बाद पैन अपडेट या पैन करेक्शन करना है तो अगला टैब आपको दिखेगा। इनकम्प्लीट एक पैन एप्लीकेशन दिया है, किसी भी कारणवश अगर आप बीच में आपका एप्लीकेशन भरते भरते छूट जाता है तो आप इनकम्प्लीट में आके फिर से वहीं से जहां से आपका छूटा वहीं से रिज्यूम करके आप कर सकते हैं। प्लस आपका एक ट्रांजैक्शन स्टेटस का ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस जो ट्रांजैक्शन आपने किया सक्सेस हुआ, फेल हुआ। तो ये आपका डैशबोर्ड हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 तरीके की का डिजिटल एप्लीकेशन मोड दिया हुआ है। कौन कौन से मोड है? एक है ई केवाईसी मोड। ई केवाईसी मोड क्या होता है? ई केवाईसी मोड मतलब ये कंप्लीटली पेपरलेस है। इसके अंदर कोई भी ना तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेना है, और इसमें जो आधार के ऊपर आपका जो फोटोग्राफ है वो ही आता है। इसके अंदर सिग्नेचर नहीं आता और पैन इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है विद इन 2 to 4 आवर्स। और आपका ईमेल आईडी पे भी चला जाता है। अगर कोई फिजिकल उसमें अप्लाई किया तो जो कम्युनिकेशन आधार पे एड्रेस है वहां पे चला जाता है। बस सिर्फ यही अंतर है कि उसमें फिजिकल सिग्नेचर नहीं आता। और दूसरी जो सुविधा है वो है स्कैन बेस्ड, यानी कि ई साइन फैसिलिटी। स्कैन बेस्ड में क्या है कि बहुत सारे वीएलईज के पास एप्लीकेंट जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमको सिग्नेचर भी चाहिए, या हमारा जो आधार का जो फोटोग्राफ है वो बहुत पुराना है, हम चाहते हैं कि इस पे नया फोटोग्राफ आए।
तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्कैन बेस्ड वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। तो स्कैन बेस्ड ऑप्शन में क्या होगा, फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और आपका एड्रेस उसमें डालेंगे और ये प्रोसेस हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस की जर्नी कैसी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, सबसे पहले आपको वहां पे ई-केवाईसी जो ऑप्शन दिया और पहले मैं ई-केवाईसी से शुरू करूंगा क्योंकि पेपरलेस है और इंस्टेंट पैन है। बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो कहेंगे मुझे आज ही पैन कार्ड चाहिए 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर ताकि मेरा काम हो जाए। तो वो ई-केवाईसी ऑप्शन पे हम जाएंगे। ई-केवाईसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन आता है, उसके बाद इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट। इसमें जो भी 18 प्लस है उन्हीं के लिए एप्लीकेशन है, नॉन इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे नहीं है ये एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन आता है, अभी ये आपको जो पैन चाहिए कस्टमर को, वो फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या ई पैन चाहिए या दोनों चाहिए। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। फिजिकल आप चूज करेंगे तो उसमें ई पैन तो आएगा ही आएगा और जो सॉफ्ट कॉपी है, फिजिकल जो हार्ड कॉपी है वो आधार के ऊपर जो पता दिया है वहां पे भेजा जाता है। इसमें कस्टमर का नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से पिक कर लेंगे, फोन नंबर डाल देंगे और ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी कृपया आप लोग जो आपके कस्टमर्स हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उन्हीं की ईमेल आईडीज डालें क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस, कोई भी इंटीमेशन, कोई भी असेसमेंट ऑर्डर, कुछ भी कम्युनिकेशन अगर एप्लीकेंट को करता है तो वो उसी ईमेल आईडी पे करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी ही यहाँ पे हमको मेंशन करनी है। जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो वो सबमिट करते ही नेविगेट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और नीचे दिखा देगा प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आप अब रिडायरेक्ट हो जाएंगे रूटीएन का जो पोर्टल है उसके ऊपर। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते ही सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि लोकेशन एनेबल होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस हो रही है, जो हमारा वीएलई कर रहा है, वो कहाँ लोकेटेड है। तो लोकेशन एनेबल्ड होना चाहिए सबसे पहले। तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोकेशन एनेबलर आएगा और इस तरीके से आपको विंडो दिखेगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे, एक आता है रजिस्टर नाउ और दूसरा आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब मैं दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। जो भी वीएलई बंधु हमारे इसमें रजिस्टर्ड है सिस्टम में, लेकिन उन्होंने आज तक एक बार भी पैन नहीं बनाया, काफी लंबे समय से वो चले आ रहे हैं, लेकिन एनएसडीएल में उन्होंने पैन नहीं बनाया अभी तक, तो उनको क्या करना है, वो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन से जाएंगे और क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर जो ऑलरेडी पैन बनाते आ रहे हैं एनएसडीएल पोर्टल से, वो ऑलरेडी रजिस्टर से जाते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ कि कोई नया वीएलई है हमारा जो मतलब पहले से रजिस्टर्ड है सिस्टम में, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रोटीन का पैन यूज नहीं किया है, तो वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे लेके जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। बहुत सारे वीएलई बंधु क्या करते हैं, गलती से कस्टमर का डिटेल फिल कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एप्लीकेंट का डिटेल है, तो वो नहीं करना है। जो भी पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, उनको सबसे पहले आता है यूजर नेम। यहाँ पे दिखेगा यूजर नेम में वो अपना नाम दे सकते हैं, अपने शॉप का नाम दे सकते हैं, ऑफिस का नाम दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नाम डालेंगे। अपना पता, जो रजिस्टर्ड वीएलई का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। वीएलई का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, ओटीपी से उसको वैलिडेट कर लेंगे। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो अपना डालेंगे और उसको ओटीपी से वैलिडेट करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे सबमिट करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते ही एक आपको एक प्रोटीन का एजेंट आईडी यहाँ पे जनरेट दिखाएगा, जो कि आपको एक रजिस्टर्ड आईडी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसको जैसे ही आप ओके करके प्रोसीड करेंगे, आप जो एप्लीकेशन वाला फॉर्म है वहां पे आप चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब इस पे जैसे ही हम गए तो अब आप रजिस्टर हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे तो अगले पेज पे एक ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप हमारा जो एप्लीकेशन का पेज है यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये ई-केवाईसी पैन एप्लीकेशन का पेज है। मैं आग्रह करूंगा, हमारे विजय जी साथ में है, थोड़ा सा ये इस पे प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से आधार का महत्व है यहाँ पे। आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान। थैंक यू अमित। वीएलई भाइयों बहनों, यहाँ पे अब ये पेज पे ये इम्पोर्टेंट पेज अपने लिए है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो एप्लीकेशन एक जो भी डिटेल्स है आप इस पेज पे डाला जाएगा,
वो ऑथेंटिकेट होगा। इसके लिए उसमें भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको प्रिकॉशन लेना है। तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे पैन न्यू एप्लीकेशन या करेक्शन एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा होगा, इंडिविजुअल कैटेगरी दी है और बाजू में आधार नंबर डाला है। तो आधार नंबर डालते समय आपको जो आधार नंबर जो एप्लीकेंट ने प्रोवाइड किया है वो बराबर तरीके से वहाँ पे आपको डालना है। जो नंबरिंग है जैसे दिया है वो सही तरीके से आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि दूसरा पैरामीटर है अपना नेम, एप्लीकेंट नेम। अभी यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आधार में नाम लिखा है विजय कुमार वी निकम, विजय कुमार विश्वनाथ निकम, ऐसे नाम लिखा रहता है उस इस सीक्वेंस में। और एप्लीकेशन में नाम लिखा है, सीक्वेंस दिया है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम। तो वीएलई भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस जो है बराबर उसी सीक्वेंस में वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। जो नाम सपोज विजय कुमार वहाँ पे फर्स्ट नेम में है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ही आपको विजय कुमार डालना है। दूसरा नाम है विश्वनाथ तो फर्स्ट मिडल नेम ही विश्वनाथ डालना है। निकम इज लास्ट नेम और सरनेम तो सरनेम ही आपको निकम डालना है। तो कुछ जगह पे हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे वो ना सीक्वेंस ऊपर लिखा है, जैसे आधार में लिखा है, यहाँ पे सीक्वेंस आपने अलग तरीके से डालते हो, इसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको सबको वही रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस जो है आपको बराबर से देखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस में विजय कुमार है तो कुछ लोग वहाँ पे लास्ट नेम में विजय कुमार डालते हैं, लेकिन जो ऊपर का आधार में जो सीक्वेंस दिया रहता है तो आपको वही याद रखना है कि वहाँ पे आधार में जो फर्स्ट नेम दिया है तो अपना भी यहाँ पे फर्स्ट नेम फील्ड में ही फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज है अपना आधार डेट ऑफ बर्थ। कुछ जगह पे मीन्स नॉर्मली कैसे कि अपने एप्लीकेंट आते हैं उनके पास जो आधार कॉपी रहती है तो उस आधार में खाली साल मेंशन किया रहता है, साल लिखा रहता है। तो वो सभी वीएलई भाइयों को मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ पे आपको पहले एप्लीकेंट से दरख्वास्त करके उनका ई आधार डाउनलोड करके उनका पूरा जन्म तारीख वहाँ पे प्रिंट होके आएगी, ऐसा वो उसका ई आधार डाउनलोड करके लेना है। जिसके वजह से क्या है कि आपको ये एप्लीकेशन भरने के लिए और कैप्चर करने के लिए इजी पड़ेगा। तो उसके आगे जाके ऐसा मैं सभी लोगों को दरख्वास्त है कि वहाँ पे कुछ भी खाली जन्म तारीख जो है लिखी है, तारीख और साल, तारीख और महीना, तो ऐसे कुछ भी अपने मन से या एप्लीकेंट के मन से नहीं डालना है। क्योंकि क्या होता है कि उसके वजह से जो डेटा आप डालते हो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जिसके वजह से वो एप्लीकेशन या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए। तो ऐसा मत कीजिए। आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप पहला ई आधार डाउनलोड करके उसका पूरा जन्म तारीख उसके उस पेपर पे आ जाए, उस ई आधार पे आ जाए, ऐसा वो देख के आप डेटा डाल सकते हो उधर, ठीक है। दूसरा है जेंडर जैसे मेल और फीमेल डाल के आप आगे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी दिया है, तो ऐसे सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। एंड ये वो ऑथेंटिकेट, अभी ये जो डिटेल्स हम क्या होता है कि ये डिटेल्स होने के बाद ये पहला स्टेप रहता है कि इस आधार के अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेंट को पैन अलॉट हुआ है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पहला वो चेक होता है। वो चेक होने के बाद सपोज वो नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी पैन अलॉट नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन आगे जाता है। लेकिन ऐसा कुछ मिलता है कि ये आधार किसी अलग पैन के साथ मैप है या लिंक है, तो आपको हम वहाँ पे एरर दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर आधार किसी अलग पैन से आपको मैप है। जब ये ऐसा एरर नोटिस होता है तो एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट करना है कि आपने किसी जगह से पैन एप्लीकेशन किया था और जिसके वजह से आपको पैन मिला है, तो पहला आप वो पैन लेके आइए और वहाँ पे आप वो पैन चेंज रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन करना है, ना कि फॉर्म 49A न्यू एप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप जो जैसे कि सपोज अभी आगे बढ़ते कि जैसे जिसका पैन अलॉट हुआ अभी तक हुआ ही नहीं है और फ्रेशली न्यू पैन एप्लीकेशन कर रहा है, तो उसके आगे जाने के बाद नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ पे आगे जाने के बाद
आपका पूरा डेटा मैच होने के बाद, जैसे आधार नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, वो मैच होने के बाद ये आगे पेज जाके आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा कि वापस से पूरा कुछ आपका नेम ऑन कार्ड पे आपको क्या चाहिए वो आप वहाँ पे नेम डाल सकते हो। नॉर्मली सबको दरख्वास्त है कि आप जो भी एप्लीकेंट नेम जैसे डाला है वैसे एज इट इज नेम ऑन कार्ड पे डालिए, ठीक है। दूसरा है कि किसी का निक नेम रहता है, अदर नेम से उनको पहचाना जाता है, पर वहाँ पे हमने इसलिए एस और नो करके टैब दिया है, तो आपको वहाँ पे नॉर्मली नो करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जिसके वजह से कुछ कुछ जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो ना हो इसके लिए आप नो करके आगे बढ़िए। और नेक्स्ट स्लाइड पे। तो विजय जी बेसिकली मतलब अगर मैं पूछना चाहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसके आधार कार्ड पे है, बट आप कह रहे हो कि हमको पहले बीएलईज को उसके ई आधार डाउनलोड करना चाहिए और वही इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे तो ताकि रिजेक्शन चांसेस कम हो। वो कौन से केस में जहाँ पे आपका खाली साल ही लिखा हुआ होता है ये अपने आधार कार्ड पे, क्योंकि पुराने ऐसा जाना मैं ऑब्जर्व किया हमने कि जहाँ पे पुराने केसेस में कि खाली साल मेंशन किया है कि डेट ऑफ बर्थ है अपना, सपोज डेट ऑफ ईयर है 1980 या 1988, ऐसा खाली मेंशन किया रहता है, तो उसमें पूरा जन्म तारीख नहीं रहता। तो उसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट भी बोलते हैं नहीं मेरा जन्म तारीख ऐसा है, मैं 1 जून है, 1 जनवरी है, तो कुछ भी वो टेंटेटिव जन्म तारीख बोल देता है, तो उसके वजह से अपना डेटा मैच नहीं होता। ई केवाईसी में एक वो है कि वहाँ पे एग्जैक्ट मैचिंग होना चाहिए। जब भी कोई भी वीएलई भाई बहन कोई भी आप ई केवाईसी एप्लीकेशन करते हो, तो वहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी डेटा वो ये होता है आप डालते हो वो एग्जैक्ट मैच होता है, और एग्जैक्टली वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा वर्ड भी डाला गया तो वो रिजेक्शन होगा। हमें वो आधार डिपार्टमेंट से उनका रिजेक्शन आएगा कि इनका डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पूरा जन्म तारीख या जन्म साल पूरा मीन्स तारीख, महीना, साल वो पूरा डालना चाहिए। इसीलिए कुछ जगह पे ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि हमने कंप्लेंट्स भी रिसीव है, एस्केलेशन भी वीएलई से मिला है कि हम जब ट्रेनिंग उनको देते हैं तो वो टाइम पे हमें मिला है कि नहीं खाली उनके पास खाली साल ही है। तो ये आधार पे आप बहुत सारा इजीनेस हो गया है जहाँ पे आप ई आधार डाउनलोड कर सकते, जैसे अपने साइट पे जाके ई पैन डाउनलोड करते हो, सेम ई आधार के साइट पे जाके ई आधार भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे उनको पूरा जन्म तारीख मिल सकता है। तो मतलब आप कहते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि जहाँ पे आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर लिखा हो, मंथ और डे मिसिंग हो, वहां पे वीएलई को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ई आधार डाउनलोड करिए और जो ई आधार पे इंफॉर्मेशन है एज इट इज एप्लीकेशन में इनपुट कीजिए ताकि पैन रिजेक्शन केसेस कम हो। थैंक यू। दूसरे एक स्लाइड पे अभी जैसे एक बार वो अपना एप्लीकेंट डिटेल्स डालने के बाद वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि एप्लीकेंट का फादर नेम और मदर नेम क्या है करके, तो ऐसे उस हिसाब से आपको एप्लीकेंट के फादर नेम और मदर नेम वहाँ पे कैप्चर करनी है, और अकॉर्डिंगली वो एक मीन्स एजेंट को, मैं अपने वीएलई भाई बहनों को एक भी वहाँ पे रिक्वेस्ट है कि हमने वहाँ पे देखा है कि एप्लीकेंट नेम और फादर नेम कुछ जगह पे अपने वीएलई भाइयों ने सेम डाला है, तो ज़रा वो रीच चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एप्लीकेंट नेम वहाँ पे हम जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तभी हम चेक करते हैं कि एप्लीकेंट नेम एंड आपका फादर नेम दोनों सेम है, जिसकी वजह से, और आधार के इसमें या कोई भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हैं उसमें एप्लीकेंट नेम अलग है, तो वापस रिजेक्शन में चला जाता है। तो वीएलई को सभी को रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे एप्लीकेंट नेम भी आप प्रॉपर्ली चेक करके वहाँ पे एंटर कीजिए, और इसीलिए हमने वहाँ पे 2 फील्ड दी है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल, जहाँ पे बाई चांस किसी की गलती हो जाए तो, और सेकेंड लेवल पे वो सेम डेटा ना डाले तो इमीडिएटली उनको एरर थ्रो करेगा, सिस्टम एरर थ्रो करेगा कि आपने जो डेटा डाला है, एप्लीकेंट फादर नेम डाला है वो गलत है, तो रीचेक कीजिए। इसलिए हमने वहाँ पे 2 फील्ड दी। देन जैसे आपने पहले आपके CSC पोर्टल पे वहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया रहता है
कि दोनों चाहिए या खाली ई पैन चाहिए, तो केस में आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो प्री फिल होके आता है। नेक्स्ट पेज पे जैसे जैसे अभी ये पेज दिख रहा है जहाँ पे एड्रेस ई केवाईसी में आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई केवाईसी में पूरा जो आधार के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वो एज इट इज हम फेच करके लेके आते हैं और वहाँ पे हमें सिस्टम अपना फेच होके आता है। और दूसरा है कि हमने एक अच्छा वहाँ पे इनिशिएटिव लेके दिया है कि वीएलई को कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनका एओ कोड क्या रहता है, असेसिंग ऑफिसर कोड क्या रहता है, क्या डालना चाहिए, तो इसलिए उनका बहुत सारा काम हमने वहाँ पे उनका कम कर दिया है। उनको खाली उनके एरिया का पिन कोड डाला तो हम ऑटोमेटिकली जो उनके पिन कोड के बेस पे जो उनका एओ कोड आता है वो ऑटोमेटिक अपने सिस्टम में फेच होके आता है, तो उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उनको ढूंढने में पहले उनको 5-10 मिनट में चला जाता था कि उनके एरिया का पिन कोड क्या है, उनके वापस से क्राइटेरिया रहते कि नाम क्या है, इनकम क्या है, उसके बेस पे उनका एओ कोड डिसाइड होता है। तो अभी वो पिन कोड के बेस पे हमने मैचिंग करके बैकएंड पे हमने पूरा उनका स्टडी करके हमने वहाँ पे उनको पिन कोड के बेस पे उनको एओ कोड हमने सिस्टम में फेच होकर आता है, ऐसा सिस्टम बना के उनको दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज की बाई चांस किसी वीएलई भाई बहनों को उनको वहाँ पे एओ कोड नहीं मिल रहा है पिन कोड के बेस पे, तो हमने वहाँ पे अल्टरनेटिव भी रखा है कि आप वहाँ पे लिस्ट में अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करके आप उनका नियरेस्ट जो उनका डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया होगा या सिटी मेंशन किया होगा उसका वो आप एओ कोड वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको आपका कंफर्मेशन पेज दिखेगा। तो आपको वीएलई भाई बहनों को वापस से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की है आप रीचेक कीजिए, रिकन्फर्म कीजिए कि जो डिटेल्स फिलअप की है बराबर है कि नहीं। जहाँ पे आपका फादर नेम है, मदर नेम मेंशन किया होगा या आपका सैलरी एओ कोड जो एओ कोड डाला है या पिन कोड डाला है वो बराबर डाला है कि नहीं। ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन पेज है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले डाली हुई थी यहाँ पे वीएलईज इसको रिकन्फर्म कर सकते एक बार कस्टमर्स के साथ। और एक पॉइंट मैं कहना ये रह गया कि सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करते के टाइम पे कस्टमर को पूछना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है या नो इनकम है या इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली सब लोग अपने सैलरी वाले या ऐसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले रहते हैं। तो वहाँ पे जिनका इनकम जो अदर सोर्सेस है तो वहाँ पे आप मीन्स वीएलई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन कस्टमर को इनकम फ्रॉम जो इनकम है वो सैलरी से है या बिजनेस से, तो वहाँ पे उनको सिलेक्ट करना है। और ऐसे केस में उनको ऑफिस एड्रेस मैंडेटरी है, ऑफिस एड्रेस फिलअप करना है। नहीं तो जहाँ पे इनकम फ्रॉम सोर्स अदर सोर्स रहेगा तो इनका वहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि वीएलई भाई बहनों को आपका खुद का भी सेंटर एड्रेस ऑफिस एड्रेस में मत डालिए, जिसके वजह से क्या होता है कि रिजेक्शन हम वेरिफिकेशन जब आपको मालूम है कि कोई भी ऑफिस एड्रेस आप डालते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप खुद का ऑफिस एड्रेस मत डालिए। उस टाइम पे अनेक्सर बी भी एप्लीकेंट को सबमिट देना पड़ता है। तो वीएलई भाई बहनों को खुद का वे सेंटर एड्रेस या सेंटर ऑफिस एड्रेस मत डालिए, जिसके वजह से अब पैन कार्ड में उनको लगता है कि पैन कार्ड उनके एड्रेस पे चलाएगा, वैसे नहीं होगा क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ता है। उनका अनेक्सर बी इन द सेंस एम्प्लॉय सर्टिफिकेट वो ऐसा होगा कि एप्लीकेंट आपके सेंटर में काम करता है, ऐसा उसका मीनिंग ये होता है, मतलब होता है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे आगे जाके वेरिफिकेशन करते टाइम पे हमें वहाँ पे दिखने में आता है कि वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपने आपका खुद का पैन कार्ड आपके सेंटर में डिस्पैच होने के लिए वहाँ पे वो खुद वीएलई भाई बहने अपने सेंटर का एड्रेस डालते हैं। मैं सारे वीएलई भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये पॉइंट को एक बार ध्यान से नोट डाउन कीजिए। जब भी इनकम की बात आती है, इनकम फ्रॉम द सोर्सेस, और जो जैसे विजय जी ने कहा प्लीज अपना सेंटर का एड्रेस मत डालिए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से रिजेक्शंस, पैन कार्ड एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे
ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन होता है। ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन और दूसरा होता है बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन। ये ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन है क्या? बेसिकली अभी तक जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जो देखा आप लोगों ने, इस एप्लीकेशन फॉर्म में अब आधार से आपका जो एप्लीकेंट का है वो फोटो फेच होगा और एड्रेस फेच होगा। तो उसके लिए सबसे पहले उस आधार को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ये दो मोड यहाँ पे है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो कस्टमर, जो एप्लीकेंट है, उनका मोबाइल नंबर के अंदर आधार नंबर के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो वो ओटीपी बेस्ड केवाईसी ऑथेंटिकेशन करेंगे, अगर नहीं है तो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। जो भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, मॉर्फो, मंत्रा, प्रिसिशन, 3 डिवाइसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तीनों में से किसी से भी एक से बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो सपोज अगर ओटीपी बेस्ड केवाईसी ऑथेंटिकेशन होता है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो कस्टमर का, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर बायोमेट्रिक बेस्ड करते हैं तो इस तरीके से आइकन आपको दिखेगा, यहाँ पे एप्लीकेंट का फिंगर आपको यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही इस तरीके से ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपने फिलअप की कस्टमर की, उसके अंदर आधार से फोटोग्राफ भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अगला जो स्टेप है नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो वो होगा ई साइन ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे फिजिकल एप्लीकेशन होती है, फिजिकल एप्लीकेशन में आप हाथ से साइन करते हैं, इसी तरीके से ई साइन में ये जो पूरी एप्लीकेशन है वो डिजिटली साइन होती है, तभी वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है। तो वो ई साइन ऑथेंटिकेट का भी दो तरीका है, ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। तो जैसा आपने पिछले स्लाइड में किया ई केवाईसी के लिए, सेम मोड यहाँ पे चूज करना है। सपोज ओटीपी बेस्ड करते हैं, जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज आपको ई साइन के पेज पे ले जाता है। इस तरीके से आपको ई साइन का पेज दिखेगा। इसमें एक छोटा सा डिक्लेरेशन होगा, उस पर सबसे पहले टिक लगाएंगे और फिर से आधार, कस्टमर का जो एप्लीकेंट का आधार है यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक चीज आप नोट करिएगा, यहाँ पे बहुत सारे वीएलई बंधुस क्या करते हैं, यहाँ पे अपना आधार डाल देते हैं कई बार गलती से। तो वहां पे अपना आधार नहीं डालना है, यहाँ पे भी जो एप्लीकेंट है उन्हीं का आधार नंबर डालना है और डाल के अगर ओटीपी बेस्ड किया है तो ओटीपी आ जाएगा मोबाइल पे, और बायोमेट्रिक किया है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन है, वो भी हो जाएगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। मतलब अभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली रेडी हो गई है। अब जैसे ही आप ओके इसको करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको रेफरेंस दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रेडी है और पेमेंट के लिए पे नाउ का ऑप्शन आएगा। तो जो पहला प्रोसेस था, उस पहले प्रोसेस में पैसा पहले कट गया, यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा कि अब सारी जर्नी जब आपने कंप्लीट कर ली उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट करना है। तो वो जो रिफंड के जो केसेस थे वो सारी यहाँ पे आपकी दूर हो जाती हैं और लास्ट में जब सारा एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अगले पेज पे आपको यहाँ पे आपको वॉलेट का डिटेल्स आपका दिख जाएगा। आपका जो भी वॉलेट का पिन है आप यहाँ पे डालेंगे। डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपका वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको एक रेफरेंस दिख जाएगा, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको शो हो जाएगा और ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। इन केस किसी भी कारणवश अगर आपका फिर भी पैसा कट जाता है, तो जैसा कि आपको पता है सीएससी में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई भी पैसा यहाँ पर आपका फंसता नहीं है। वो रिफंड आपका 3 दिन के अंदर, विदिन 3 वर्किंग डेज वो वापस आ जाता है आपके वॉलेट के अंदर। चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन आप करिए, वो आपका पैसा सुरक्षित है और रिफंड आपका इनिशिएट हो जाता है। तो अमित जी, आप कह रहे हो कि सारा प्रोसेस यानी केवाईसी खत्म होने के बाद पेमेंट होता है, यानी यहाँ पे सारे रोड ब्लॉक्स हम खत्म कर लेते हैं और एंड में पेमेंट लेते हैं, जहाँ से मतलब मेरा रिजेक्शन के सारे रोड ब्लॉक्स खत्म हो गए और एंड में पेमेंट आती है। बिल्कुल अनिकेत जी, जैसे पहले क्या होता था ना कि शुरू में ही बहुत सारे पहले वॉलेट से पैसा कट जाता था, उसके बाद ये सारी जर्नी होती थी। तो क्या हुआ, किसी भी रीजन से सपोज सिस्टम मेरा बंद, वीएलई का बंद हो गया, इंटरनेट चला गया, XYZ बहुत सारे रीजंस थे, तो उनका वॉलेट में आप सपोज किसी को 10 पैन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है और पहले ही पैसा कट जाए, 10 बार कट जाए, मेरे 1000 रुपए ऐसे ही फंस जाता था वीएलई का। तो अब क्या हुआ इससे कि वो पूरा एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तभी जाके वो पेमेंट के लिए जाता है। तो वो जो चांसेस थे रिजेक्शंस के, वो हमने सारे दूर कर दिए और इससे सीएससी को भी बहुत बेनिफिट हुआ है कि उनके टिकट जो बहुत सारे ग्रीवेंसेस आते थे वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुए। ये
ये वो चेंज हम जिसकी बात कर रहे थे कि जो पहले पैसा कट होता था, बाद में प्रोसेस होता था, हमने उसको रिवर्स कर दिया कि पहले आप सारा प्रोसेस खत्म कर लीजिए, आप सारा केवाईसी खत्म कर लीजिए और उसके बाद पेमेंट हो जाती है। बिल्कुल अनिकेत जी, यही प्रोसेस चेंज है जिसके लिए आज हम लोग जुड़े हैं दोबारा। ये इसी वजह से जुड़े हैं कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो चुका है। आप लोग फिर से इसको जर्नी को एक्सप्लोर करिए और देखिए कितना बेनिफिट है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब अभी तक जो मैंने बताया आपको eKYC एप्लीकेशन बताई, जो कि इंस्टेंट पैन जनरेट होता है। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ, कस्टमर को क्या होता है, उसको उनके ईमेल के ऊपर ई पैन चला जाता है और फिजिकल कार्ड जो होता है वो प्रिंट होकर उनके कम्युनिकेशन एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाता है। लेकिन eKYC में क्या था, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसमें फोटोग्राफ आधार वाला उठाएगा और सिग्नेचर नहीं आता है। अब हमारे VLEs के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको सिग्नेचर भी चाहिए कार्ड के ऊपर, पैन के ऊपर, हमको हमारा जो फोटो है आधार वाला पुराना हो गया, हमको नया फोटोग्राफ चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये हमने स्कैन बेस्ड ऑप्शन बनाया। स्कैन बेस्ड में सारा प्रोसेस सेम है। आप देखेंगे तो एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, तो न्यू है या करेक्शन है दोनों किया जा सकता है। इंडिविजुअल कैटेगरी चूज की जाती है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आधार नंबर आप फिर से एकदम प्रॉपर तरीके से डालें। जो आधार पे नाम है, जैसा विजय जी ने शुरुआत में भी बताया, सेम वही नाम डालना है उसी सीक्वेंस में। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे किसी का नाम है अजीत कुमार सिंह, इसमें 3 नाम है आधार के ऊपर। अब जब वो इस एप्लीकेशन में आप डालेंगे तो देखेंगे सबसे पहला फील्ड आपको दिखेगा लास्ट नेम ऑब्लिक सरनेम, दूसरा दिखेगा फर्स्ट नेम और तीसरा दिखेगा लास्ट नेम। तो आधार पे जो अजीत कुमार सिंह दिख रहा था, जब हम यहाँ पे डालेंगे तो सबसे पहले आएगा सिंह, फिर आएगा फर्स्ट नेम अजीत और फिर आएगा मिडिल नेम कुमार। तो जब हमने आधार पे जो नाम अजीत कुमार सिंह दिख रहा था, यहाँ पे जब हम डालेंगे तो आएगा सिंह अजीत कुमार। तो इस तरीके से हमको डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से पिक करनी है, जेंडर पिक करना है। और ये जैसे ही सबमिट हम करते हैं तो ये UIDAI के पास जाता है। UIDAI हमको कंफर्म करता है कि इस नाम पे यही नेम, यही डेट ऑफ बर्थ और यही जेंडर है। ये जैसे ही ऑथेंटिकेशन होता है तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होकर स्क्रीन आगे बढ़ती है। अदरवाइज आपको डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन फेल इस तरीके का एरर आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। देन नेक्स्ट स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स पूछता है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा पेरेंट डिटेल्स में, सबसे पहला है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन फॉर मदर नेम ओनली। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे मदर ही सिंगल पेरेंट होती है, चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने मैरिज नहीं किया। तो ऐसे केसेस के लिए सिंगल पेरेंट जहाँ पे मदर है, उसी केस में यहाँ पे यस होगा। बाकी सारे केस में यहाँ पे नो करना है। बाकी सारे केस में यहाँ पे फादर नेम आएगा। फादर नेम का भी सेम वही सीक्वेंस रहेगा, लास्ट नेम ऑब्लिक सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। रिकन्फर्म करेंगे, फिर मदर्स नेम पे जाएंगे। मदर्स नेम जैसे मैंने बताया, अगर वहां पे यस किया हुआ है, मदर्स नेम ऑप्शनल है, तभी यहाँ पे डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। उसके बाद नीचे फील्ड आती है, नेक्स्ट करिए नेक्स्ट पेज पे, कि हमको क्या चूज करना है, फादर नेम या मदर नेम। तो वहां पे फादर नेम करके प्रोसीड कर देंगे। अगर मदर नेम सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो मदर नेम कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। प्लीज एक बैक आइए, प्रीवियस स्लाइड, करेक्ट। फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। अगर फिजिकल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फिजिकल पैन कार्ड चाहिए कस्टमर को तो यस करेंगे, नहीं चाहिए सिर्फ ई पैन चाहिए तो नो होगा। अगर यस किया तो 107 रुपए की रसीद कटती है, और अगर सिर्फ ई पैन चाहिए तो 72 रुपीज की रसीद कटती है। देन आते हैं सोर्स ऑफ इनकम। जैसा विजय जी ने भी बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी है, नो इनकम है, कैपिटल गेन है। ये यहाँ पे कस्टमर से पूछ के आप यहाँ पे फीड कर देंगे। सैलरीड इनकम या बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, तो कोई भी अगर कहीं सैलरी पा रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं उनका ऑफिस होगा जहां वो नौकरी करते हैं। और बिजनेस इनकम है, उस केस में भी कोई ना कोई एक बिजनेस का प्लेस होगा, कोई ऑफिस होगा, कोई शॉप होगी, तो उस लोकेशन का भी एड्रेस ऑफिस एड्रेस में डालना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्कैन बेस्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको एड्रेस जो मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आधार से फेच नहीं होता है एड्रेस, स्कैन बेस्ड में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सपोज आधार पे एड्रेस जो है वो कुछ और एड्रेस है और वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस पे कुछ और एड्रेस है। तो अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अदर देन आधार भी डालना है, वो यहाँ पे आधार के अलावा जो भी एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस पे है, पासपोर्ट पे है, वोटर आई कार्ड पे, वो एड्रेस यहाँ पे फिल किया जा सकता है। वो फिल करने के बाद ऑफिस एड्रेस, जैसा मैंने बताया कि अगर सैलरीड इनकम है या बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भर दिया जाएगा। एक और फील्ड आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का। बहुत सारी गलतियां हमको यहाँ पे मिलती हैं कि आप लोग
उसको यस कर देते हैं तो आगे एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, आगे जाने के बाद वो एरर बार बार दिखाता है। तो ये है क्या बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, क्या होता है कि माइनर के केस में होता है जो कि इस एप्लीकेशन मोड में नहीं है, या कोई ल्यूनेटिक है, कोई इडियट है, या किसी तरीके की उसको प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बना रखा है, तभी यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज हर केस में इसको नो करके हमें प्रोसीड करना है। इसको हमको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो एओ कोड आपका जो एड्रेस दिया उससे सिस्टम में हमने इनबिल्ट कर दिया है, ऑटोमेटिकली वो एड्रेस से पिन कोड से आपका उठा लेगा एओ कोड। और अगर नहीं, किसी भी कारणवश नहीं उठाता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, स्टेट और सिटी आप चूज करेंगे तो ड्रॉप डाउन से भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर का फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो भी कस्टमर का फोटोग्राफ है जेपीजी में होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो साइज है वो 35 से 40 के बी, मैक्सिमम 50 के बी दिया हुआ है, लेकिन 35 से 45 के बी के बीच में आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ का, सिग्नेचर भी प्लेन बैकग्राउंड पे सिग्नेचर साइन करके और उसको सेम इसी स्पेसिफिकेशंस में अपलोड कर दीजिए। और आधार कार्ड की जो कॉपी है वो पीडीएफ में उसको स्कैन करिए, 250 केबी से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। और भी कोई अदर देन आधार जो अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। और इसको जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही पेज नेक्स्ट पेज पे जाता है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अभी आपने जो एप्लीकेशन भरा वो पूरा एप्लीकेशन रेडी है। फिर से जैसे मैंने बताया था कि पेपरलेस एप्लीकेशन को एक साइन करना पड़ता है ताकि वो लीगल बन पाए, तो वो साइन के लिए फिर से हम यहाँ पे ई साइन करेंगे। ई साइन करने के 2 तरीके हैं, ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। तो अगर मोबाइल नंबर आधार नंबर के अंदर रजिस्टर्ड है तो ओटीपी बेस्ड कर लेंगे, नहीं है तो बायोमेट्रिक बेस्ड कर लेंगे। जैसे ही ये अगर आधार नंबर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं स्क्रीन पे, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही ये ऑथेंटिकेट होगा और नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरीके से मैसेज आ जाएगा ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। और अब देखिए इसमें भी आपको पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे आपको वॉलेट का अपना पिन डालना है। जैसे ही पिन डाल के यहाँ पे सबमिट करते हैं आपका ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा एक्नॉलेजमेंट दिख जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट जनरेट होते ही आपको ईमेल पे एक सॉफ्ट कॉपी चली जाती है पूरे एक्नॉलेजमेंट की, और जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है वो कस्टमर के पास दोनों चीजें चली जाती हैं। इन केस अगर किसी भी कारण से ये यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो जैसा मैंने बताया कि 3 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है। और जो कार्ड है इस केस में भी कार्ड आपका प्रिंट होगा, कस्टमर के जो इसमें जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पते पे भेज दिया जाता है स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो ये सारा जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया। इन केस आपको कहीं पे भी समस्या आती है तो हमारी सीएससी की जो टीम है और प्रोटीन की टीम है आप लोग के लिए हमेशा तत्पर है। जब भी आप कहेंगे किसी भी तरीके का होगा तो ये ईमेल आईडीज आप नोट कर सकते हैं। विक्रेंद्र पाल जी की ईमेल आईडी दी हुई है, उसको मेल करें। और इसी के साथ इसको हम कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।